नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीराम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज वो मुद्दा उठाने जा रही हूँ जो हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है और इनकम टैक्स हम सब भरते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स के बिल में जो नए प्रावधान सरकार ने प्रायोजित किए हैं, उस पर हम सबको जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स ये सारी जानकारी सभी नागरिकों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से होना ज़रूरी है क्योंकि नए इनकम टैक्स बिल में जिस तरह के बदलाव सरकार करने जा रही है, अगर हमें नहीं पता होंगे तो आगे चलकर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और वीएनएम टीवी हमेशा ही आपके हितों की चिंता करता है और इसलिए आज एक खास मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं कि नए इनकम टैक्स बिल में सरकार जो बदलाव करने जा रही है वो क्या है और वो आम आदमी को कैसे अफेक्ट करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीए सिद्धार्थ भट्ट जो एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, नए इनकम टैक्स बिल में जो बदलाव होने जा रहे हैं, क्या होंगे ये बदलाव और उससे आम नागरिक पर क्या असर होगा, ये बताइए। अ, ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, तो सभी दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। ये हमारे देश के वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स बिल लाए हैं। तो बिल अभी संसद में पारित होगा, उसके बाद एक्ट बनेगा। तो अभी ये बिल फॉर्म में है, बिल प्रपोज किया है, उसमें अमेंडमेंट हो गए, कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो रहेंगे और उसके बाद अगले साल ये एक्ट के कायदे के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये चेंज हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, तो अब अगले साल आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2026। तो इसमें क्या फर्क है वो हमें जानना चाहिए। तो बेसिकली पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसमें मोर देन 800 सेक्शन थे, जो हम कहते हैं कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, ऐसे 819 कलम थे। उसमें से जो सब सेक्शन थे वो 536 थे। अब बात आती है शेड्यूल कितने थे, तो दो पैरामीटर होते हैं एक्ट में। जी। पहला होता है सेक्शन एंड शेड्यूल। तो हम्म। सेक्शन 819 सेक्शन और उसमें शेड्यूल होते हैं 11। अब ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है उसमें 536 सेक्शन है और 16 शेड्यूल है। बोला हम्म। जाए तो सेक्शन कम हुए हैं। मतलब कि उसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि साइज कम हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है। हम्म। लेकिन क्या ये सिद्ध होता है कि इनकम टैक्स एक्ट सरल हो जाएगा? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे विश्व के, वो भी कह चुके हैं कि दुनिया में सब चीज मुझे समझ आती है, लेकिन ये इनकम टैक्स मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। उनको जी, समझ बिल्कुल। नहीं आ रहा था। हम्म। तो आम आज भी नागरिकों का यही यही हाल है कि इनकम टैक्स नहीं समझ आता है और इसीलिए हमें एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जी। और बिल्कुल सही बात है कि उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में वेरियस फॉर्म्स आते हैं। अगर मैं जी। नौकरी कर रहा हूँ तो कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, अगर मैं धंधा कर रहा हूँ तो कौन सा इनकम टैक्स भरूंगा, मेरा शेयर बाजार का इनकम है तो मैं कौन सा इनकम टैक्स नंबर, कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करूंगा, वो आम आदमी को मुझे नहीं पता होता है। इसलिए मेरे हम्म। को चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होता है। और जी। गलती से मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करता हूँ और कुछ गलती हो जाती है, तो मेरे पे नोटिस आ जाती है। नोटिस आती है तो मैं किससे बात करूँ? नोटिस अब ऑनलाइन आती है, कंप्यूटर में आती है, तो मेरे को हम्म। ऑनलाइन जवाब देना होता है। तो मैं तो जी। एक गुजरात का आम आदमी हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तो हाउ टू रिप्लाई ऑन विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो भी एक चैलेंज रहता है। तो हम्म। लैंग्वेज इज द बैरियर। जो इनकम टैक्स फॉर्म आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं हम्म। और हमारे देश की आधे से ज्यादा जनता अंग्रेजी नहीं जानती है, तो हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रहती है। वो बात अलग है कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री है वो भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो जो इनकम हम्म। टैक्स नया आने वाला है वो देश के 90% लोगों को समझ में नहीं आया है और जो बिल्कुल। सांसद है उनको भी समझ में नहीं आया है। और अब बात आगे ले जाते हैं कि जी। उसमें प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं कि जो कायदा, ये सरकार ने क्या किया है कि जैसे हम्म। पहले इंडियन पिनल कोड था, तो इंडियन पिनल कोड को चेंज करके भारत संहिता कानून लगा दिया। तो उसमें हम्म। चेंजेस किए, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो सेम, अपने जो पुराने थे वही रहने वाले हैं। जैसे
एप्पल है तो वो ऊपर से नीचे ही गिरेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से, इसलिए इनकम टैक्स का जो बुनियादी ढांचा है वो तो वही रहने वाला है हुँ, कि टैक्स रेट हो गए उसमें 10%, 15%, 25%, इतने टाइप्स के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने वाले हैं। पेनल्टी कैसे होगी, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। ये क्या हुँ, हुआ है कि पानी तो पुराना है, उसके ऊपर बोतल नहीं है। पानी हुँ, पुराना है और बोतल नहीं है, तो कुछ ज्यादा चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स हुँ, रेट उनका इनकम टैक्स का स्लैब जो इस दफा किया, 4, हुँ, 8, 12, 16, 20 और 24, हुँ, तो उसमें भी नए इनकम टैक्स में ये मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ है, तो टैक्स स्लैब भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी। और बात आती है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब भारत तो अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है कि घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है, अमेरिका से सबको निकाल रहे हैं। तो अगर हुँ, मान लीजिए कि मैं एनआरआई हूँ, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा कौन सा इनकम टैक्स लगेगा? मैं इंडियन तो हूँ लेकिन नॉन रेसिडेंट हूँ। और अगर मैं बहुत सारी विदेशी कंपनियां आ रही है, तो कोई अमेरिकी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जापानीज काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ पे उनकी इनकम हो रही है, तो कौन सा इनकम टैक्स उनको लगेगा? तो उसमें हुँ, कुछ बदलाव अभी ये प्रोपोज टैक्स बिल में बदलाव नहीं किया गया है, तो हम ऐसा अभी मान सकते हैं कि जो पुराने इनकम टैक्स में जो कायदे कानून की जोगवाई है, वो भी नए इनकम टैक्स जब अगले साल इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें यही रहने वाला है। ऐसा हम हुँ, प्रिजम्पशन ले सकते हैं एज ऑन टुडे। फिर हुँ, बात आती है हेड्स ऑफ इनकम। तो दर्शकों की सहूलियत के लिए, जैसे कांग्रेस का पंजा होता है, तो वैसे हुँ, इनकम टैक्स के 5 हेड ऑफ इनकम है। जी। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस इनकम हो गई, अदर सोर्स इनकम हो गई। तो ये सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, 5 सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो हर एक का इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग रहता है। तो हुँ, उसमें भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया है। मतलब कि जी। मेरे पास 3 घर है, कुछ मैं भाड़े पे दे रहा हूँ, तो रेंट की इनकम भी दिखानी पड़ेगी। मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता हूँ, तो उस पे जो मुनाफा हुआ, तो वो मेरे को कैपिटल गेन में दिखाना पड़ेगा। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ और पगार मिल रहा है, तो वो पगार की इनकम भी दिखानी पड़ेगी। और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब हुँ, बात आती है, ये 5 पंच तत्व की बात हो गई। अब बात जी। आएगी कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, तो मैं कौन सा इनकम टैक्स फाइल करूंगा? अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, पेढ़ी चला रहा हूँ, तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा रहेगा? अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कौन सा रहेगा? और मैं रिलायंस या टाटा की तरह पब्लिक लिस्टेड शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी हूँ, तो मेरा इनकम टैक्स फॉर्म कौन सा रहेगा? उसके ऊपर कुछ ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम अभी फिलहाल ये अजम्पशन ले सकते हैं कि वो जो पुराना है उस हिसाब से ही नया रहेगा। फिर आप बात आती है एग्जाम्पशन और डिडक्शन की। तो मैं तो नौकरियात हूँ, मैं तो सैलराइड हूँ, तो हमेशा बजट में क्या होता है, मेरे को इंतजारी रहती है। बजट पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में अच्छी अच्छी बातें होती है कि 50 लाख करोड़ का बजट हो गया, हम गरीब, शोषित, वंचित को इतना रुपए स्कीम में देने वाले हैं। और पार्ट बी जो होता है वो टैक्सेशन के बारे में होता है, हुँ, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स के बारे में। तो अभी जो हुँ, 12 लाख का प्रावधान किया गया है कि अप टू 12 लाख देर इज एग्जाम्पशन, कोई आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो बजट के पार्ट बी में अनाउंसमेंट हुआ है। तो हुँ, पार्ट बी अब ये चेंजेस इसमें अहम चेंज किया गया है कि अब से ये जो इनकम टैक्स में चेंज करना है, उसकी सत्ता सीबीडीटी को दी गई है। बोले तो हुँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे जी। जीएसटी का पहले क्या होता था, सर्विस टैक्स में चेंज करना है तो संसद में होता था, फिर हुँ, जीएसटी काउंसिल बना दी। जीएसटी के हुँ, बाद तो वो जो काउंसिल होती है वो डिसीजन लेती है कि पॉपकॉर्न पे कितना प्रतिशत रेट लगेगा। तो अब हुँ, इनकम टैक्स में भी ऐसा होगा कि बजट तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। वो जो हुँ, काउंसिल बनेगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वही अमेंडमेंट कर सकते हैं कि अब भाई ये साल इनकम टैक्स 12 लाख होगा, 10 लाख होगा या 20 लाख होगा। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, सत्ता ये प्रपोज बिल में सीबीडीटी को देने जाने का प्रस्ताव किया है। फिर जी। बात आती है कि पहले क्या होता था कि मैं एटीसी इन्वेस्टमेंट करता था, मेरे को एटीसी का डिडक्शन मिलता था। पीपीएफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इंदिरा विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया।
तो मेरे को हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो गया, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ हाउसिंग लोन, तो वो ब्याज भी मेरे को इनकम टैक्स में माफी मिलती थी। अगर मैं जी। एलआईसी में प्रीमियम भरता हूँ तो मेडिकल, मेरे पेरेंट्स का मैं मेडिकल प्रीमियम भरता हूँ तो वो मेरे को बाद मिलता था, माफी मिलती थी इनकम में से। तो अब ये नए कायदे में ये सब जोगवाइयाँ की चेंज होगी। एग्जाम्पशन और डिडक्शन विल बी मॉडिफाइड, और ये 12 लाख का जो प्रावधान किया है उसमें ऑलरेडी ये इंडिकेशन हमें मिल गया है कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अगर आप एलआईसी में प्रीमियम भरो ना भरो, आपको 12 लाख तक छुट्टी है। हुँ, पुराने कायदे में ऐसा होता था कि मेरी 2.5 लाख की इनकम है तो उसमें से 5 लाख की इनकम हुई तो मैं 2.5 लाख तक एटीसी एटीडी का डिडक्शन ले सकता था। तो जी, समय के जी। साथ अब गवर्नमेंट सेविंग पे अपना फोकस कम कर रही है, और हम लोगों को, आम आदमी को कह रही है आप खर्चा करो, आप जी। बचाओ मत, आप सेविंग मत हाँ, करो। क्योंकि पहले राइट। इनकम टैक्स में मेरे को रिलीफ मिलती थी, तो वो उसी बतौर वो रीजन, वो मोटिवेशन की वजह से मैं थोड़ा बहुत बचत भी करता था। अब हुँ, हमारी इकोनॉमी सेविंग के बजाय स्पेंडिंग इकोनॉमी हो रही है, और उसमें जी। इनकम टैक्स भी एक कारणभूत बनने वाला है। हुँ, फिर हुँ, बात आती है, आगे बढ़ते हैं कि ये सब इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भर दिया, क्लेम एग्जाम क्लेम कर दिया। अब बात आती है, अगर कुछ नोटिस आई, डिस्प्यूट हुए, तो क्या? हुँ, मैं कहता हूँ, हुँ, ये मैं शेयर बाजार का मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं कहता हूँ ये मैं टेम्पररी ट्रेडिंग करता हूँ। इनकम टैक्स जी। वाले बोलते हैं कि ये तुम्हारा धंधा है, तो मेरा हुँ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है या बिजनेस इनकम है, वो मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो डिस्प्यूट रेज होता है, तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी कुछ सरकार ने इजी की है कि आपको कोई जी। डिस्प्यूट है तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जा सकते हो, उससे संतुष्ट नहीं है तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। पहले क्या होता था, हम कोई भी कोर्ट में जा सकते थे। तो ये हुँ, एक हुँ, नया बदलाव लाया गया है कि आपको आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही हो जाएगा। तो जी, जी, जी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कह सकते हैं। उसके बाद हुँ, में जो पेचीदा प्रश्न आएगा वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर जीएसटी, और ये भी हम सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट दे सकते हैं कि जीएसटी हुँ, हड़बड़ में ला दिया था, तो उसके हुँ, आफ्टर शॉक इम्पैक्ट अभी भी आ रहे हैं कि मोर देन 200 चेंजेस have been made in the जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जी। हम आशा रखते हैं कि अब ये जो नया इनकम टैक्स है, हमें 1.5 2 साल का टाइम दिया गया है, पब्लिक हुँ, डिस्कशन में रहेगा। तो उसके बाद जो कायदे कानून इम्प्लीमेंट हो गए, वो इतने इजी हो गए कि उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। तो इतनी जी। सरकार सुधार पे आई तो वो अच्छी बात है। हुँ, सीबीडीटी को पावर कुछ ज्यादा ही दे दी है, इसलिए संसद वाले को, विरोध पक्ष को ये पसंद नहीं आया, राज नहीं आया कि संसद जी, होते जी। हैं तो वो पब्लिक का रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट को इतने वाइड पावर कैसे दे सकते हो? लेकिन हुँ, सरकार ये सोचती है ईज ऑफ मिनिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उस जी। हिसाब से वो जा रही है, तो ये भी एक हम पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं। हुँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में 1 साल में कुछ रिसर्च रिहर्सल पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद में सीए कैन एडवाइस देयर क्लाइंट जी, अकॉर्डिंगली। अब जी। ओवरऑल ये अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन एक बात जो दर्शक है उनको ये हुँ, भी सरप्राइज रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने, हुँ, यूपीए गवर्नमेंट ने हुँ। 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाया था। जैसे जी, ये जी। इनकम टैक्स बिल आया ना, वैसे हुँ, कांग्रेस के समय में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आया था। और उसमें जी। तो ये जो बिल है उससे भी ज्यादा इनोवेशन, रिफॉर्म, पूरा एक्ट ही बदल देने की बात थी। इसमें क्या हुआ है कि ये हुँ, बिल में थोड़े ही चेंज किए हैं, उसमें तो हुँ। पूरे का पूरा जूना है वो स्क्रैप में डालो और नया लाओ। तो जी, वो जी, बहुत अच्छा था, लेकिन वो बिल का बिल ही रह गया, बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जी, ये जो बिल है वो अगले साल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना फर्क है। जी। इसलिए हम कह क्योंकि सकते हैं कि पिछली सरकार ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी मंशा, उनका जो सपना था वो ग्राउंड रियलिटी पे कन्वर्ट नहीं हो सका। जी। तो टैक्सेशन का जो पूरा हमारे यहाँ एक कहीं न कहीं एक ढाँचा है, उसे थोड़ी-सी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आम आदमी को तो समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे किया जाए, जबकि हर एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स भले ही नील भरे, लेकिन भरे ताकि सरकार को एक उनकी जो प्रक्रिया है, उसमें सहूलियत मिल सके। सर इस बार जो अ,
खासकर डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी और ऐसी करेंसी की जो बात है, उसे डिजिटल एसेट माना गया है और उस पर भी अब टैक्स लगाने की बात है। थोड़ी-सी उस पर जानकारी दीजिए। अ, ये अपना भारत में जो ट्रेडिंग बोलते हैं ना, या हम हाँ, सट्टा कह सकते हैं या गैम्बलिंग कह सकते हैं, या ऑनलाइन जो रमी खेलते हैं, तो जो जी, जी। पजल है, गैम्बलिंग है, जो जुगार है, उसके ऊपर हुँ, 30% इनकम टैक्स लगता है। तो ये जो हुँ, हुँ, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, तो अभी हमारे देश के वित्त मंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वन काइंड ऑफ हायर टैक्स रेट में 30% में ले जा रहे हैं कि वो हुँ। जुगाड़ी है या गैम्बलिंग जी, है। तो जी। उसपे 30% इनकम टैक्स लगेगा। आप जो मुनाफ़ा करते हो उसके ऊपर, जो हुँ, खरीदते हो और जो भाव से आप बेचते हो, तो उसके बीच में जो डिफरेंस लगा, तो उसके ऊपर हुँ। 30 मुनाफ़े पे 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर जी, उसमें घाटा होता है, तो वो आपको एक्सपेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, वो घाटा हुँ, आपको बेयर करना पड़ेगा, सेट ऑफ अदर इनकम में सेट ऑफ नहीं होगा। और जी। आपने जैसे बात बताई कि इनकम टैक्स फाइलर्स को सहूलियत होगी। अब हुँ, मज़ेदार बात ये है मैडम कि हुँ। अपने देश में इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग कितने? जी। तो हमें ताज्जुब होगा कि हुँ, 150 करोड़ की आबादी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग हार्डली 10 हुँ। करोड़ लोग हैं। जी, इनकम जी। टैक्स रिटर्न फाइल करना अलग बात है और टैक्स हुँ, पेमेंट करना अलग बात है। अलग बात है। जी, बिल्कुल। हुँ, तो मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें से हुँ, कितने लोग ₹1 से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं? तो बात हुँ, आती हुँ। है 6 से 7 करोड़ लोग। जी। और उसमें से भी अभी जब 12 लाख का प्रावधान कर दिया है, तो वो हुँ, 6-7 करोड़ में से अभी कम हो गया। अब कितने लोग इनकम हुँ, टैक्स पे करेंगे? तो हुँ। हार्डली 3-4 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करेंगे। उसका जी। मतलब ये हुआ कि देश की हुँ, 5 करोड़ जनता जो इनकम टैक्स पे करती है, और हुँ। वो 150 करोड़ लोगों को सेवा ही कर रही है, इसीलिए हम बिल्कुल। करदाता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 करोड़ लोग हैं ना, उनको ये हुँ, अच्छा नहीं लग रहा है। जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, अरे भाई हुँ, कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, हम 20-30% इनकम टैक्स दे रहे हैं और बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे सब जी, जी। पैसे तो गाँव के विकास में चला जाता है, या अन्न फूड सब्सिडी स्कीम में चला जाता है। हमारे जी, देश बिल्कुल। का जो बजट है, उसमें से जो हुँ, ₹1 आता है, वो ₹1 में से इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो उसमें हुँ। 15 पैसा है। तो ओह! आउट ऑफ 100% वी आर अर्निंग 15% फ्रॉम द इनकम टैक्स रेवेन्यू। जी। और जो डेफिनेशन है कि करदाता किसे कहा जाता है, तो उसमें फार्मर को करदाता एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। हुँ, उसका मतलब ये हुआ कि जो चाय चाय बेचने वाला है, चाय वाला है, वो हुँ। बिज़नेसमैन कहा जाता है। जो जी। मज़दूर फैक्ट्री में काम करता है, उसको पगार हुँ, मिलती है, वो तो सैलरीड एम्प्लॉयी गिना जाता है। लेकिन जो खेत में खेडूत काम करता है, उसको हुँ। इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब जी। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ में से सब 70 करोड़ लोग खेडूत हैं, वो हुँ, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। अब उसमें भी विचित्रता ये है कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि खेडूत को क्यों आप एग्ज़ाम करते हो? तो हम कहते हैं हुँ, वो जगत का ताज है, वो जगत का पिता है, वो मेहनत करता है। तो क्या हुँ, मेरा फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर वो देश हुँ, के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं करता? अगर हुँ, उस बा ये अपने गुजराती में हम कहते हैं कि वाला दावानी नीति केम? हुँ, क्योंकि हुँ, ये हुँ। वोट बैंक की राजनीति भी इसमें आ जाती है। अगर मेरा जी, बिल्कुल। मज़दूर पानी पूरी बेचने वाला, चाय वाला अगर वो इनकम टैक्स पे करता है, तो जो बड़े हुँ, खेडूत हैं, हम छोटे खेडूत की बात नहीं करते, लेकिन जो बड़े खेडूत हैं, उसको भी हुँ। इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, जो आज के बिल्कुल। दिन नहीं है। जी, बिल्कुल। सारे लोगों को टैक्स के कोई ना कोई रेजिम में अगर फिट किया जाए, तो देश की जो रेवेन्यू है बढ़ सकती है और देश की रेवेन्यू जब बढ़ेगी, तो फ़ायदा अल्टीमेटली सभी नागरिकों को होगा। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि नया टैक्स रेजिम हमने ला दिया है, तो क्या पुराना टैक्स रेजिम और पुरानी जो टैक्स की व्यवस्था है, उसे खत्म कर दिया जाएगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली, हाँ, उसे खत्म हुँ, कर दिया जाएगा। अभी भी हुँ, पिछले 3 साल से आप देखें तो हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं नई हुँ, स्कीम में जाऊँ या पुराने स्कीम में जाऊँ। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आप नई स्कीम में जाओगे तो इतना हुँ, फ़ायदा होगा, पुराने स्कीम में जाओगे तो इतना फ़ायदा होगा।
तो वो जी। कैलकुलेशन जो करना है वो अभी 1-2 साल रहेगा, उसके बाद में पुरानी स्कीम हुँ। बंद हो जाएगी और हम नए मकान में शिफ्ट हो जाएँगे। तो नए इनकम टैक्स बिल में इस बार क्या प्रस्ताव सरकार ने रखा है, ये हमें सीए सिद्धार्थ भट्ट बता रहे हैं और जब ये एक्ट बनेगा तब ये हम सब पर लागू होगा। सर अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि इस बिल के आने से या छोटे-मोटे जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे देश के नागरिकों को फायदा होगा। ओवरऑल जो प्रावधान किए गए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आने वाले सालों में देश की इकोनॉमी बढ़ाने में अ, भारत के नागरिक जो है इस टैक्स इनकम ये जो इनकम टैक्स बिल लाया गया है, उससे फ़ायदा पहुँचाएँगे? जी, अ, the only thing which is permanent in the life is the change. तो हुँ, बदलाव तो विकास की बुनियादी शर्त है। और ये हुँ, अच्छा है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिस्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो यूपीए गवर्नमेंट लाई थी वो हुँ, अच्छा था, तो फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको कचरे के ढेर में डाल दो, हम हमारा नया आविष्कार करते हैं। भाई जो अच्छा है हुँ, उसको कंटिन्यू तो करो। तो उसमें डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में अच्छे सुझाव थे। पूरा जी, रिनोवेशन घर को तोड़ के नया ही घर बनाने की बात थी। और ये जो जी, इनकम टैक्स बिल लाया गया है, उसमें क्या है, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला है कि घर के कुछ पार्ट खराब हो गए हैं तो उसको सुधार दो। कंप्लीट हुँ, चेंज ओवर नहीं हुआ है। तो आगे जी। जाके मेरे को ऐसी गुंजाइश है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अभी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर भी 4-5 साल के बाद भी कॉम्प्लिकेशन वही के वही रहने वाले हैं। चलिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसलिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है और इसीलिए हम एक्सपर्ट के ज़रिए ये सारी चीज़ों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकम टैक्स बिल में जो नए चेंजेस सरकार की ओर से रखे गए हैं वो क्या हैं और उससे देशवासियों को क्या फ़ायदा होगा। सर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि यहाँ हम उन्हीं बातों को चर्चा में लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी होते हैं, जो आपके लिए आपसे जुड़ी बातें होती है। वीएनएम टीवी को आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए क्योंकि ये सारी बातें हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अ, हम गैर ज़रूरी वीडियोज़ और रील्स बहुत सारे देखते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर जब तक हम इम्पोर्टेंट हमारे साथ जुड़ी हुई जानकारियाँ नहीं लेंगे, तो हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा और हमें फ़ायदा नहीं होगा। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल के साथ-साथ, फेसबुक के साथ-साथ वीएनएम को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।